नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे चेक बाउंस होने के बाद में जनरली जो इसमें कंप्लेनेंट होते हैं, यानी कि जो कंप्लेन करते हैं कोर्ट में, जो नोटिस भेजते हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, उस गलती पे ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि चेक बाउंस का केस अगर होता है आपके साथ, चेक बाउंस के जो अगर ऐसी कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती है या आपके साथ कोई ऐसा हादसा होता है कि आपका चेक बाउंस हो जाता है, तो आपको करना क्या होगा। खासतौर पर जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। अगर आप जानना चाहते हो गलती नहीं करना है, किसी गलती को नहीं दोहराना, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक्चुअली होता क्या है, एक जिस केस की हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस केस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें होता क्या है, एक्चुअली जो इसमें शिकायत करता होता है उसको, जो इसमें दूसरी पार्टी होती है, ठीक है, उसके द्वारा एक चेक जारी किया जाता है। 50,000 का चेक जारी किया जाता है और होता क्या है, चेक बाउंस हो जाता है अपर्याप्त धन के कारण से। मतलब अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, इनसफिशिएंस फंड की वजह से चेक बाउंस हो जाता है। 50,000 का चेक जब बाउंस हो जाता है तो इसमें जो कंप्लेनेंट होता है, ठीक है, वो ट्रायल कोर्ट में केस डालता है, यानी सीएमएम के यहाँ केस डालता है। ठीक है, हमेशा जो चेक बाउंस का केस होता है वो हमेशा सीएमएम के यहाँ जाता है, यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ। ठीक है, लेकिन उस केस की सुनवाई एमएम करता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करता है। केस फाइल होता है सीएमएम के यहाँ, लेकिन उस केस की सुनवाई कौन करता है, एमएम करता है, यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करते हैं। एक चीज आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को और बताना चाहूंगा, एक थाने में यानी एक पुलिस स्टेशन में एक सीएमएम होता है और 3 एमएम होते हैं। एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है और 3 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, यानी एक थाने के अंदर। अब इसी से आप गणना कर लीजिए, आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि जितने थाने उतने चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और उनके अंडर में 3 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। अब हम अपने केस पर वापस आ जाते हैं। तो उसमें होता क्या है, जब चेक बाउंस होता है, ठीक है, तो इसमें जो कंप्लेनेंट होता है वो क्या करता है, चेक लगाता है कोर्ट में, रिकॉर्ड में लगाता है और केस अपना डालता है। मिस्टेक ये करता है कि ना तो बैंक वालों की कोई गवाही ली जाती है और ना ही जो इनसफिशिएंस फंड की वजह से जो चेक रिटर्न होता है, बाउंस होता है, उसके साथ कोई जो मेमो सीट होती है वो लगाई जाती है। मेमो सीट को एक बार विस्तार से समझ लेते हैं। मेमो सीट का मतलब ये हो, जब चेक बाउंस होता है तो बैंक उस चेक के साथ में एक स्लिप लगा के आपको देता है और उसमें रीजन लिख के देता है कि चेक आपका किस लिए बाउंस हुआ है। उसको चेक सीट मेमो बोल सकते हैं। ठीक है, वो जो स्लिप बैंक द्वारा दिया जाता है, जिसमें मोहर लगा के दिया जाता है, उसमें रीजन लिखा होता है, बैंक रीजन लिख के देता है कि क्यों चेक बाउंस हुआ है। तो इस केस में होता क्या है, ना तो बैंक वालों की कोई गवाही ली जाती है, मतलब बैंक का कोई भी एम्प्लॉय आकर गवाही नहीं देता। दूसरी बात यह होती है, कोई भी स्लिप नहीं लगाई जाती है। वो रिटर्न मेमो का जो चेक रिटर्न होता है, उसका रिटर्न मेमो का कोई भी स्लिप नहीं लगाई जाती है, कोई भी एविडेंस नहीं लगाया जाता कोर्ट के रिकॉर्ड में, ना बाद में पेश किया जाता है, जिससे यह साबित हो सके कि इनसफिशिएंस फंड होने की वजह से चेक वापस हो गया, यानी कि चेक बाउंस हुआ है। कोई सबूत रिकॉर्ड में नहीं मिलता, ना ही बाद में पेश किया जाता, ना ही बैंक के एम्प्लॉय की गवाही होती है। लिहाजा जो ट्रायल कोर्ट होता है इस केस को वहीं पे डिसमिस कर देता है। इसमें जो आरोपी होता है, जो एक्यूज होता है, उसको बरी कर दिया जाता है। अब इसमें जो कंप्लेनेंट होता है, चूंकि ट्रायल कोर्ट उसके पक्ष में फैसला नहीं सुनाती है, तो वो सीधे कहां पहुंच जाता है, हाई कोर्ट। कौन से हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट पहुंच जाता है और वहां पे उस याचिका वहां पे अपील करता है, ट्रायल कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट अपील करता है और कहता है कि इसमें तो आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया, छोड़ दिया, आरोपी को तो अंदर होना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट द्वारा सभी दलीलों को सुनने के बाद में, सभी एविडेंस को देखने के बाद, ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को सही ठहराया जाता है, क्योंकि वो बात वहां पे आके अटक जाती है कि जिस चेक को वापस इन्होंने लगाया है रिकॉर्ड में, उसमें बात बिल्कुल सही होती है, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं लगाया जाता, कोई भी ऐसी स्लिप नहीं लगाया जाता, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगाया जिससे यह साबित हो सके कि जो चेक बाउंस हुआ है, ये बहुत पता होता है कि चेक बाउंस हुआ है, लेकिन वो चेक किस कारण से बाउंस हुआ इसका कोई एविडेंस नहीं होता है। एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, ना तो बैंक के एम्प्लॉय का किसी का क्या नाम है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, और ना ही गवाही ली जाती है, और ना ही रिकॉर्ड में कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट या कोई रिटर्न मेमो पेश किया जाता है जिससे यह साबित हो सके कि इनसफिशिएंस फंड की वजह से चेक बाउंस हो गया है। लिहाजा जो हाई कोर्ट होता है वो ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए जो याचिका होती है उसको खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों याद रहे, जब कभी चेक बाउंस केस का अगर मैटर है
अगर आप कोर्ट में केस डालने के लिए सोच रहे हैं तो आपके पास जो बाउंस चेक होता है ना, उसके साथ में एक जो रिटर्न मेमो होता है वो लेना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो स्लिप नहीं होती है, वो पूरे केस का आधार होती है जिसके आधार पर केस चलेगा। क्योंकि उसी से तो पता चलता है कि आखिर जो चेक बाउंस हुआ है वो किस रीजन से हुआ है, उसमें रीजन क्या है, इनसफिशिएंट फंड है या कोई ओवर राइटिंग है, क्या दिक्कत है जिस कारण से चेक बाउंस हुआ है। वो बैंक उसमें उसके साथ में आपके चेक के साथ में एक स्लिप लगा के देता है। तो ध्यान रहे, ये छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन आपकी ये छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे केस को खराब कर सकती है, तो हमेशा याद रखना। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।